हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने 500 क्वेश्चन की जो वन लाइनर सीरीज़ है एच टेट के लिए, सी टेट के लिए, सोशल साइंस की, वो शुरू कर रखी है। तो उसका हमारा आज पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, तो वो हम शुरू करते हैं। पार्ट 2 रहेगा। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 करवा रखा, अगर किसी ने नहीं देखा हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं आपका आज का अपना सेशन। विच वन इज़ नोन एज द ग्रेट सर्कल? किसको ग्रेट सर्कल बोला जाता है? तो वो क्या रहेगा, इक्वेटर जो है हमारा अर्थ पे, जो इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है। और ये जो हमारी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा सर्कल बनाती है। ठीक है, इसके बाद जो है नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ जो सर्कल है वो छोटे होते चले जाएंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डेट विल ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे? तो ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे लंबा दिन है वो कब रहेगा? वो रहेगा 22 दिसंबर को। कैसे रहेगा? क्योंकि ये देखो कि जैसे ऐसे हमारी अर्थ है, तो नदर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में ऑपोजिट होता है। जब नदर्न हेमिस्फेयर में सन की डायरेक्ट लाइट पड़ती है तो यहाँ पे समर सोलिस्टिस रहेगा। तो वो सदर्न हेमिस्फेयर में उस टाइम पे क्या रहेगा? विंटर। जब सदर्न हेमिस्फेयर में लाइट पड़ेगी तो यहाँ पर जो समर सोलिस्टिस रहेगा और यहाँ पर विंटर का सीजन रहेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में 22 दिसंबर को, मतलब कि यहाँ पे जब नदर्न हेमिस्फेयर में 21 जून को सबसे लॉन्गेस्ट डे रहता है, तो उस टाइम पे सदर्न हेमिस्फेयर में सबसे छोटा रहता है ये। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे विंटर होती है, जहाँ पे गर्मी होएगी। इसका मतलब क्या है कि गर्मी का सीजन जब है तो सन की जो लाइट है वो ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ रहा है? सदर्न हेमिस्फेयर में। सदर्न हेमिस्फेयर में दिसंबर में, मतलब कि जब यहाँ पे ठंड होती है उस टाइम पे वहाँ पे गर्मी होती है। ठीक है, जब गर्मी, इसका मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी हो रही है तो वहाँ पे क्या रहेगा? लंबा दिन ही तो रहेगा। गर्मी में डायरेक्ट सूर्य की जो गर्मी है वो ज़्यादा मिल रही है, तो दिन क्या है, उसको रोशनी ज़्यादा मिल रही है, दिन लंबा रहेगा। तो 22 दिसंबर वो दिन है जो ऑस्ट्रेलिया सबसे लंबा दिन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अर्लियर थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ वॉज प्रपोज्ड बाय whom? किसके द्वारा दी गई थी? वो थी इमैनुअल कांट के द्वारा। ठीक है, उस थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो वो थ्योरी है नेबुलर। पूछ लेते हैं कि भाई वो अर्लियर थ्योरी कौन सी थी? वो है नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, वो दी थी इमैनुअल कांट ने। उसको बाद में 1796 के आसपास उसको किया गया है मॉडिफाइड। ठीक है, वो किया है पियरे लैपलेस ने। पूछ लेते हैं ये भी किसने मॉडिफाइड किया है उसको फिर। ठीक है, तो वो इमैनुअल कांट की थी, नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी थी, और उसको पियरे लैपलेस ने उसको मॉडिफाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ इज कॉल्ड अ? तो उसको क्या बोला जाता है? जो मीन डिस्टेंस, मतलब एवरेज जो डिस्टेंस है सन का अर्थ तक का जो डिस्टेंस है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। और वो डिस्टेंस कितना है? अगर सन से अर्थ का डिस्टेंस देखें तो वो है 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर वो डिस्टेंस है। और ये है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल जो हमारा डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर है, और उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन द अर्थ देयर इज नॉट एनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट द? कहाँ पे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है अर्थ पे, ये पूछ रहा है। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो क्या है। वो देखो, सेंटर का वो फोर्स होता है, वो बल होता है जो उसकी ना किसी भी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भगाने का। ठीक है, अब गतिशील है, अर्थ क्या है? गतिशील है ना, तो उसका वो फोर्स है जो उसको सेंटर से, उसकी केंद्र से उसको दूर भगाने की जो प्रवृत्ति बोली जाती है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, सेंटर से दूर भगाना मतलब।
ठीक है। तो वो कहाँ पे है, इसके इक्वेटर पे है वो, ठीक है, इक्वेटर पे है, इक्वेटर से ऊपर जाते जाते कम हो जाता। पोल्स पे क्या है, पोल्स पे वो फोर्स नहीं है। कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो पोल्स पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द पर्सन सी ए स्टार राइजिंग परपेंडिकुलर टू द होरिजन देन ही इज लोकेटेड ऑन द, कहाँ पे है वो, ठीक है। अगर एक पर्सन है परपेंडिकुलर, देखो क्या है, परपेंडिकुलर होता है ऐसे सीधा बिल्कुल, ठीक है, सीधा जो रहता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इसका मतलब कहाँ पे होएगा वो, इक्वेटर पे, ठीक है। वो जो आदमी है, कोई भी आदमी इक्वेटर पे होगा तभी उसको अपने होरिजन से सीधा, ठीक है, परपेंडिकुलर उसमें स्टार दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड एट द पोल्स इज, अब देखो लॉन्गिट्यूड कैसे होती है, ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड ऐसे है, ठीक है, ऐसे है लॉन्गिट्यूड। तो क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड एट द पोल्स, पोल्स पे क्या हो रहा है, देखो पोल्स पे क्या ये सारी मिल रही है जाके, नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल पे भी। तो यहाँ जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल 0 किलोमीटर हो जाता है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है ये, ठीक है, वहाँ पे जाके बिल्कुल कम हो जाता है। इक्वेटर पे अगर हम बात करें तो 111, एवरेज तो 111, अगर एग्जैक्ट फिगर में पूछे तो 111.3 किलोमीटर है ये डिस्टेंस, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पे होता है ये, पोल्स पे बिल्कुल 0 किलोमीटर होता है ये, क्योंकि ये कहाँ पे है, सारी जो मेरिडियंस हैं, ये जो हमारी लॉन्गिट्यूड है, ये कन्वर्ज हो जाती हैं पोल्स पे। पूछ लेते हैं ये कहाँ पे कन्वर्ज होती हैं, तो ये पोल्स पे कन्वर्ज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंट बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में कौन सा वो तत्व है जो सबसे ज्यादा मास में, ठीक है, मास में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो वो क्या है, वो है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा। अगर इसकी बात करें तो 46.6%, ठीक है, पूछ ले तो 46.6। इसके बाद है सिलिकॉन, क्योंकि हमारी क्रस्ट किससे बनी हुई है, सियाल से, ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम थर्ड पे है, फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। सिलिकॉन है 28.2%, एल्यूमिनियम है 8.1%। ये फिगर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अर्थ क्रस्ट इज द थीनेस्ट, कहाँ पे अर्थ की जो क्रस्ट है सबसे पतली कहाँ पे है, तो वो मिड ओशियनिक रेज में, ठीक है। जो ओशियनिक का भी, ओशियन का देखो दो तरह की क्रस्ट होती है, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक है ओशियनिक, ठीक है। क्योंकि क्या है, क्रस्ट क्या है, हमारी ऊपरी लेयर है, अर्थ की जो ऊपरी लेयर है ना, हमने इनसाइड जो अर्थ का इनसाइड था उसमें बताया था मैंने कि मेनली 3 तरह की क्रस्ट वो है हमारी लेयर है, क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। तो ऊपर की जो सबसे ऊपरी जो लेयर है वो है क्रस्ट। तो क्रस्ट है 2 तरह की, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो है लगभग 35 किलोमीटर और ओशियनिक है 5 किलोमीटर डीपेस्ट, ठीक है, गहराई तक। तो ये सबसे पतली है। अब वैसे तो अगर देखोगे गहराई में 35 किलोमीटर कोई कम नहीं होता, 5 किलोमीटर भी कम नहीं होता, लेकिन क्या है, और जो मेंटल और कोर लेयर है उनके अकॉर्डिंग ये सबसे पतली है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई इनमें से भी वो जगह कहाँ पे जब सबसे थीनेस्ट है, ये थीन तो वैसे ही है ये सबसे लेयर में, लेकिन और ज़्यादा थीनेस्ट कहाँ पे है, तो वो मिड ओशियनिक रिज में, ठीक है, ये पूछ लेते हैं। तो सबसे पतली रहेगी मिड ओशियनिक रिज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लाइन्स ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स आर नोन एज, भाई जो सेम लेवल की, मतलब क्या है कि भाई जो अर्थ सिस्मिक वेव कौन सी होती हैं, जो अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक जो भूकंप की तरंगे जो है वो सेम लेवल की होती है जिस लाइन पे, तो उसको बोला जाता है आईएसओ सिस्मिक लाइन। आईएसओ सिस्मिक लाइन उसको बोलते हैं जहाँ पे सेम लेवल की जो इंटेंसिटी रहेगी कि भाई यहाँ पे भी उतना ही था,
उतने ही पॉइंट का था और यहाँ पे भी उतना ही था, वहाँ पे भी उतना ही था, ठीक है। तो उसको बोला जाता आईएसओ सिस्मिक लाइन बोला जाता उसको। अगर हम बात करें सिस्मिक वेव, वो क्या होती है, बस सडन मूवमेंट होती है, ठीक है। जो हमारी अर्थ है उसी को तो हम भूकंप बोलते हैं ना, सडन मूवमेंट है, वो हमें पता नहीं था पहले से, ठीक है। एकदम से अर्थ के जो इनसाइड है उसमें सडन मूवमेंट होती है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, ठीक है, दोनों तरह की ये रहती है। फिर अलग अलग वेव्स रहती हैं इसके। अगर हम बात करें, पी वेव्स होती हैं, एस वेव, एल वेव, मेन तो 3 होती हैं, लेकिन कई जगह 4 भी दी जाती हैं। पी को और एस को बोल देते हैं बॉडी वेव, ठीक है, बॉडी वेव्स बोलते हैं इनको। और एक होती है रेले, पूछ लेते हैं, रेले एग्जाम में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। रेले और एल वेव, इनको बोलते हैं सरफेस वेव, इनको सरफेस वेव। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान जो करती हैं वो करती हैं पी वेव। पी वेव है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो स्पीड है धरातल पे जो इनसाइड है, इनसाइड मतलब अर्थ के इनसाइड, धरती के जो अंदर है, वो पी वेव की स्पीड काफी ज्यादा रहती है, तो ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट हैज नो एक्टिव वोल्केनोज। भाई कहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज नहीं है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, छोटा सा स्मॉलेस्ट महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप है। और इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, पानी है, ठीक है। पूछ लेते हैं इसके बारे में। फिर है टिथ सी। टिथे जो सी है वॉज ए पार्ट ऑफ विच एरा, ठीक है। टिथे सी कौन से एरा का पार्ट है, तो जो टिथे सी है, टिथे सी की अगर हम बात करें तो वो है गोंडवाना, था मतलब अभी नहीं है, गोंडवाना और लोरेशिया, ठीक है। लोरेशिया के बीच का पार्ट पड़ता था, जो इंडियन और अटलांटिक ओशियन से भी पहले की बात है, ठीक है। तो ये कब पड़ रहा है, ये मेसोजोइक, ठीक है, मेसोजोइक एरा के टाइम में ये पड़ रहा था। उसके बाद वो खत्म हो गया, क्योंकि जो अंध महासागर है और अटलांटिक जो महासागर है उसका वो हो गया था नाम, ठीक है। उसके बाद है द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज गिवन बाय। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, तो कॉन्टिनेंटल अगर ड्रिफ्ट थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, देखो वो क्या होता है, ये थ्योरी ये मानती है कि भाई जो पहले कॉन्टिनेंट थे ना वो इकट्ठे थे, ठीक है, कॉन्टिनेंट इकट्ठे थे, साइड में भाई जो महासागर थे, साइड में महासागर थे, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता था, उसको पेंजिया बोला जाता था। जो इकट्ठे महाद्वीप थे उसको पेंजिया बोला जाता था, और जो महासागर थे उनको पेंथालासा, उनको पेंथालासा बोला जाता था। तो ये इकट्ठे थे ना, तो ये बोल रहे हैं जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो ये बोलती है कि भाई जो महाद्वीप है अब क्या है, हमारे अर्थ में क्या चट्टान है, चट्टान अंदर से हमने ये तो पढ़ाई है कि जो हमारे जो अर्थ के इनसाइड है उसमें मूवमेंट होती रहती है, चट्टानों में क्या है, आपसी संघर्ष होता रहता है, ठीक है। आपसी संघर्ष के क्या है कि भाई वो चट्टानें कहीं से टूट जाती, कहीं से ऊपर हो जाती, कहीं से नीचे धंस जाती हैं। तो इसी संघर्ष के कारण क्या हुआ था कि भाई जो चट्टानें हैं एक दूसरे से अलग हो गई, और फिर पानी क्या हो गया, पानी की जगह ले ली, पानी ने उसमें जगह ले ली। और क्योंकि क्या, पानी क्या है, मूवमेंट, पानी की हमेशा मूवमेंट रहती है, तो पानी ने उस चीज़ का फिर क्या है कि भाई जो सागर है उसमें घुस गई। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यही बोल रही है, वो अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दी गई थी, अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा, और 1912 में भी और 1914 में भी, दोनों जगह, मतलब कई जगह 1912 दे रखी, कई जगह 1914 दे रखी। तो एग्जाम में अगर इसकी डेट पूछ लेते हैं तो जोन सा ऑप्शन आपको लगे कि भाई 1912 दे रखा हो तो 12 करना, 1914 दे रखा तो 1914 करना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल अपॉन विच द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लोट इज। अपर पार्ट कौन सा है मेंटल का, वो है एस्थिनोस्फेयर, जहां पे क्रस्ट फ्लोट करती है उसको एस्थिनोस्फेयर बोलते हैं। सोर्स ऑफ लावा इरप्शन कैन बी ट्रेस्ड टू एट द एवरेज। भाई जो लावा फूटता है उसका किस एवरेज गहराई तक, वैसे क्या हमारे जो क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर तक है, ठीक है, 35 किलोमीटर से नीचे मेंटल,
मेंटल से लावा फूटता है, ठीक है, मेंटल जो लेयर है उससे लावा फूटता है। तो एवरेज अगर पूछी जाए तो वो 48 किलोमीटर रहेगी। तो वैसे 45 पे भी फूट सकता है भैया, 50 मतलब चट्टानों की क्या गर्मी पे डिपेंड करता है भाई, किस टाइम पे चट्टान कितनी ज़्यादा हीट में है, कहाँ से निकल के आ रहा है। तो लेकिन एवरेज अगर गहराई की बात करें तो वो रहेगी 48 किलोमीटर। द शेडो जोन ऑफ द सिस्मिक वेव इज रिकॉर्डेड बिटवीन, शेडो जोन क्या होता है भाई, शेडो जोन वो होता है जहां पर अर्थक्वेक भूकंप की जो लहरें हैं उनको रिपोर्ट ना किया जाए, तो वो शेडो जोन होता है। तो वो कौन सा रहता है, वो है 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक का जो जोन है उसको बोला जाता है कि भाई उससे आगे मतलब रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। कुछ वेव्स ही हैं जो उससे आगे तक जाती है। एपी सेंटर से लेकर, एपी सेंटर जो रहता है भूकंप का, एपी सेंटर कौन सा रहता है, उद्गम केंद्र, मतलब जहाँ से भूकंप शुरू हुआ है, तो उससे लेकर और 105 तक तो रिपोर्ट की जा सकती है। उससे आगे का जो है 145 तक का, उससे उसको रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिस्मिक वेव अकर बियॉन्ड 105 डिग्री, से आगे जो वेव्स हैं जाती कौन सी हैं, तो वो है पी वेव्स, क्योंकि पी वेव्स की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। मेंटल लेयर में पी वेव की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, और वहीं से ज़्यादातर क्या होता है, जो उद्गम केंद्र रहता है ना वो भी वहीं पे ज़्यादा रहता है। तो जब उद्गम केंद्र के पास क्या रहेगा, उद्गम केंद्र के पास तो स्पीड और ज़्यादा हाई रहेगी, तो वहीं पे पी वेव जो है वो उससे आगे तक 105 डिग्री से आगे तक चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट अर्थ बिलो द मेंटल द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ विच वन। भाई मैंने आपको बताया था कोर, क्रस्ट है लेयर, फिर मेंटल है, फिर कोर है, ऐसे है, ठीक है। तो जो क्रस्ट है वो है सियाल, सियाल से बनी हुई मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। मेंटल है उसमें होता है मैग्मा, मेल्टेड मैग्मा, कहीं सोलिड मैग्मा, तो उसमें मैग्मा रहता है। और ये है नाइफ लेयर, जो कोर है नाइफ लेयर है, ठीक है। ये जो बनी है वो बनी है निकिल, निकिल और फेरियस, फेरियस बोलते हैं आयरन को। तो निकिल और जो फेरियस है वो कोर में ज़्यादा पाया जाता है। इसमें पूछा है ना कोर इज मेनली मेड ऑफ, तो आयरन और निकिल, निकिल भी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर इंडिकेटिंग द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन ए रिएक्टर स्केल, एवरेज जो रेंज है बिटवीन, तो 1 से 9 तक दी गई है ये जो रेंज है, लेकिन ये रेंज भी डिफर करती है देखो, क्योंकि ना जो हाईएस्ट स्केल है ना वो तो सेट कर ही नहीं सकते कि भाई किस लेवल तक जो है भूकंप है वो जा सकता है, उसकी इंटेंसिटी लोअर तो कर लेते हैं, लेकिन हाईएस्ट को ना एक सेट देना बहुत मुश्किल है। तो ये कहीं पे 1 से 9 तक भी दिया है, कहीं पे 1 से 10 तक भी दिया है, ठीक है। तो लेकिन जो स्टैंडर्ड है 1 से 9 तक, तो ये तो मान ही लेते हैं कि भाई 1 से 9 तक का। वैसे हाईएस्ट की उन्होंने बोला कि भाई कोई ऐसे रेंज डिफाइंड कर नहीं सकते। ये क्या है कि भाई जो रिएक्टर स्केल की अगर हम बात करते हैं, रिएक्टर स्केल की, तो वो दिया था 1935 में चार्ल्स एफ रिएक्टर ने, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चार्ल्स एफ रिएक्टर ने दिया था, और बेनो गुटनबर्ग ने भी, ठीक, गुटनबर्ग भी नाम है और रिएक्टर भी, दोनों का नाम आता है। इन्होंने जो अपना स्केल दिया था ना वो 3 से 7 दिया था शुरू में, ठीक है, 3 से 7 के बीच में दिया था जो ओरिजिनल में था। उसके बाद फिर ये मैं बता रही हूँ ना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, भूकंप की जो तरंगें इंटेंसिटी उनकी बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से फिर क्या किया, इसको रिवाइज्ड किया गया है बार बार। फर्स्ट टाइम पे 1935 में दिया था, और इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लोगरेथिक, लोगरीमेथिक, ठीक है, लोगरीमेथिक स्केल बोलते हैं इसको, लोगरीमेथिक स्केल इसको और बोला जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। सिस्मोलॉजी इज द स्पेशल ब्रांच ऑफ, भाई सिस्मोलॉजी क्या है, सिस्मोलॉजी ही तो है जो अर्थ की स्टडी, अर्थक्वेक की, सॉरी, ठीक है, अर्थक्वेक की क्या करता है, स्टडी करता है, और उससे रिलेटेड भी, ठीक है, अर्थक्वेक की नहीं ओनली, उससे रिलेटेड जो फिनोमिना है उनकी भी, मतलब कि भाई अर्थक्वेक की स्पीड क्या है, ठीक है, अर्थक्वेक की वेव्स कौन सी है,
अर्थक्वेक का रीजन क्या था। तो ये सारा क्या है, इसमें सिस्मोलॉजी में स्टडी किया जाता। तो ये ब्रांच किसकी है, ये है जियोफिजिक्स की। जियोफिजिक्स की ब्रांच है जो कि है जियोलॉजी की ब्रांच। ठीक है, तो जियोलॉजी की भी ब्रांच एग्जाम में पूछा जा सकता है, जियोफिजिक्स ना दिया हो तो, क्योंकि जियोलॉजी की ही है ये भी ब्रांच। और अगर जियोफिजिक्स दे रखा हो तो जियोफिजिक्स की। ठीक है, तो आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो हो गए हैं। नेक्स्ट फिर से हम पार्ट 3 लेके आएंगे। तब तक सेशन को शेयर करो, लाइक करो और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। जितना जो सेशन है इसको शेयर करोगे थोड़ा मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगा हमें भी। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना भी और अपनों का भी। बाय बाय।